अब हम देखते हैं क्रोमोसोम। यह केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना है। तो केंद्रक के अंदर हमें यह धागे के समान संरचना, कुंडली संरचना देखी थी हमने। ये केंद्रक के अंदर क्या है, हमने इस प्रकार से संरचना देखी थी जिसको हम क्या बोलते थे, क्रोमेटिन मटेरियल। यह क्रोमोसोम जो होता है, यही क्रोमेटिन मटेरियल जब कोशिका विभाजित होती है उस समय यह मोटे तथा छड़ के समान संरचना बना लेते हैं। तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी सामान्य संरचना अगर देखें तो यह धागेनुमा तथा कुंडलित होता है तथा अधिकतर कोशिकाओं में इसकी जो संरचना होती है वह बेलनाकार या बेलन के समान, रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है ना, उसके समान यह संरचना हमें दिखाई देती है। इसकी संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? सबसे पहले इसमें हमें पेलिकल, उसके बाद मैट्रिक्स तथा क्रोमेटिक्स, यह तीन संरचनाएं प्रमुख होती है। नंबर एक कौन सी? पेलिकल, दूसरी मैट्रिक्स और तीसरी जो होती है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स मतलब अर्ध गुणसूत्र होता है। जो पे क्रोमोनिमेटा या यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, तो इसकी एक भुजा है और एक भुजा ये है। तो इसके अर्ध भुजा को या इस एक भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक्स। दोनों क्रोमेटिड्स एक जगह पे जुड़ते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यही सेंट्रोमियर जब कोशिका विभाजित होती है तो यह तर्कु उपकरण के द्वारा वहां पे जुड़ा रहता है तथा उससे क्रोमोसोम क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे ये क्रोमोसोम इस प्रकार से यह जुड़े होते हैं। तो ये कैसे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर्स के द्वारा, और ये तर्कु उपकरण से यह जुड़े होते हैं। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो पूरा क्रोमोसोम जो होता है एक पतली झिल्ली या एक आवरण से घिरा होता है जिसको मैं क्या बोलता हूं? पेलिकल्स बोलता हूं। यह पेलिकल्स के अंदर एक द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको मैं मैट्रिक्स बोलता हूं। और पूरे मैट्रिक्स के अंदर धागेनुमा आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है जिसको कि क्रोमोनिमेटा कहता है। इस क्रोमोनिमेटा पे जगह जगह पे दाने के समान संरचनाएं दिखाई देती है जिसको कि मैं जीन कहता हूं। यह जीन है। क्रोमोनिमेटा जीन कहां पाया जाता है? तो जो क्रोमोसोम होता है उसके क्रोमोसोम में जो धागेनुमा संरचनाएं होती है, तो यह माला के मोती के समान, माला देखिए आपने, माले में अपने मोती पिरोते हैं, तो वो मोती के समान संरचना होती है जिसको कि हम जीन कहते हैं। जीन की हमने चर्चा की भी थी कि जीन जो होता है, यह जो क्रोमोसोम होता है जो डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना हुआ है? इसका अगर रासायनिक संगठन की बात करूं तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक तथा प्रोटीन की बनी यह संरचना होती है। यह डीएनए का पूरा क्रोमोसोम जो होता है, इसकी संरचनात्मक इकाई की अगर बात करूं तो वह एक जीन होता है। जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जबकि डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक एक पदार्थ होता है। तो पूरा क्रोमोसोम जो होता है वह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें अगर संरचना में बात करूं तो ये तो सेंट्रोमियर की बात हो गई। सेंट्रोमियर के द्वारा ही दोनों क्रोमोसोम, यहाँ पे अर्ध क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। अर्ध क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये वाली एक आर्म, एक भुजा, ये क्या होती है? एक क्रोमेटिड्स और ये दूसरा क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पूरा क्रोमोसोम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इसमें दो संकीर्णन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर के पास में संकीर्णन पाया जाता है, इसको मैं प्राथमिक संकीर्णन बोलता हूं। और जबकि ऊपर की ओर यहाँ पे पाया जाता है, इसको मैं द्वितीयक संकीर्णन बोलता हूं। द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर यहाँ टोपी के समान संरचना दिखाई देती है जिसको कि मैं टीलोमियर कहता हूं। यहाँ पे घुंडी के समान रचना देखती देती है, इसको मैं सेटेलाइट बोलता हूं। सेटेलाइट। तो यहाँ पे सेटेलाइट, यहाँ पे टीलोमियर, चारों ओर का आवरण पेलिकल, बीच के द्रव पदार्थों को मैट्रिक्स, और इसमें दाने के समान
यहाँ पे धागे के समान संरचनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरे क्रोमोसोम में फैली हुई, इसको हम क्रोमेनिमिटा और क्रोमेनिमिटा में दाने के समान संरचना जिसको कि हम जीन कहते हैं, जो कि अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं कि यह जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इंग्लिश में क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हिंदी में हम इसको गुणसूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, गुण सूत्र, याद रखना, इसको गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम इसका बहुत प्रचलित नाम है। अब अगर इसकी बात करूं तो इसकी किस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, तो इसको हम जेनेटिक्स में ले जाते हैं। देखिए, कैरियोलॉजी एक अलग ब्रांच हो गई जिसको भी हम केंद्रक पढ़ते हैं। अब केंद्रक के अंदर भी ये संरचना पाई जाती है, इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसमें जेनेटिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें अनुवांशिक पदार्थों के बारे में या अनुवांशिक पदार्थों की जो संरचनाएं होती है, डीएनए, इसकी संरचना के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम जेनेटिक्स। मानव शरीर में अगर मैं गुणसूत्रों की संख्या की बात करूं तो हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं यह समलैंगिक होते हैं, जबकि 23वां जो होता है यह लैंगिक गुणसूत्र होता है। अर्थात इसमें एक्स तथा वाई क्रोमोसोम होता है, और अगर मैं मादा की बात करूं तो इसमें एक्स प्रकार का क्रोमोसोम होता है। तो अलग अलग जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। हम इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे मानव की बात की कि यहाँ पे बता दीजिए कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक के आधार पे ही कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना हम देख चुके हैं। इसमें पादप तथा जंतु कोशिका, जिसमें कि स्पष्ट केंद्रक तथा इसमें जो कोशिका अंगक होते हैं वह भी स्पष्ट रूप से उसके ऊपर झिल्ली से घिरे होते हैं। लेकिन वही अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें आपको केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। केंद्रक के अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो कि डीएनए होता है, वह न्यूक्लियाइड कहलाता है। यह केंद्रक और स्पष्ट प्रकार का इसमें केंद्रक होता है। इस केंद्रक के आधार पे ही इसको प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है आदिम, देखो प्रो मतलब होता है आदि या पूर्व, और कैरियोटिक, कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियन और कैरियन को ही क्या बोलते हैं? हम केंद्रक बोलते हैं। अर्थात जिसका केंद्रक कैसा हो? आदिम प्रकार का हो, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है। केंद्रक के अंदर का जो मटेरियल है वह इस कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, जिसको कि हम न्यूक्लियाइड या डीएनए कहते हैं। तो प्रो का मतलब होता है आदि या पूर्व, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, जो कि केंद्रक से लिया गया। तो प्रोकैरियोटिक का नाम ही आदिम केंद्रक के नाम पे पड़ा है कि इसमें जो केंद्रक होता है वह बहुत ही आदिम प्रकार का होता है, जिसमें कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका क्रोमेटिन मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में ही कोशिका इसमें पाया जाता है। यह एक जीवाणु कोशिका की संरचना है। हम इसमें कोशिका में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? यहाँ पे देखिए, कोशिका के चारों ओर एक कड़ा आवरण पाया जाता है, जिसको हम कैप्सूल या खोल कहते हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति पादप के समान इसमें एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसको कि हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अब उसके अंदर एक पतली मेम्ब्रेन जो कैसी होती है, कोशिका के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली के समान ही इसमें भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम यहाँ पे कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। इसके अंदर
पूरे प्रोटोप्लाज्म या जिसको हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य पाया जाता है। इस जीव द्रव्य में आपको कोई भी कोशिका अंगक नहीं दिखाई दे रहा, जबकि हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे कोशिका अंगक उसमें पाए जाते थे। केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कोई भी कोशिका अंगक आपको नहीं दिखाई दे रहा था। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं तथा इसमें जैविक क्रियाओं से संबंधित जो मूलभूत कोशिका के कार्य होते हैं वह इस कोशिका के संगठित भाग के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे केंद्रक का काम यहाँ पे डीएनए या न्यूक्लियाइड कर रहा है, इसी प्रकार से इसमें कुछ राइबोसोम जो कि कोशिका के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, मीजोसोम है, कोशिका द्रव्य है, भोजन के कण इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यहाँ पे एक प्लाज्मिड है तथा यहाँ पे इसमें कोशिका के प्रचलन जो कि सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है वह भी इसमें पाए जाते हैं तथा यहाँ पे धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही है जो कि पीलाई कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक अंतर क्या है। इसमें आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में किसमें पाई जाती थी, जंतु कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में पाई जाती थी, पादप कोशिका में अनुपस्थित थी। तो वो कोशिका भित्ति पाई जा रही है। इसमें सिर्फ केंद्रक युक्त तो झिल्ली युक्त जो कोशिका अंगक है वो यहाँ पे झिल्ली युक्त नहीं है। इसमें केंद्रक स्पष्ट है, इसके ऊपर एक कड़ा आवरण पाया जाता है जिसको कैप्सूल कहते हैं तथा इसमें फ्लैजिला तथा पीलियाई, मीजोसोम और न्यूक्लियाइड ये संरचनाएं आपको किसी न किसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर कर रही है। अर्थात यह एकदम प्रिमिटिव या आदिम प्रकार की कोशिका होती है। इसकी संरचना बहुत ही सरल है और इसी के बाद में जो विकास हुआ तो उसके द्वारा एक आधुनिक या सुविकसित प्रकार की कोशिका जिसको कि हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यह भी जो जीवाणु है यह एक कोशिकीय जीव है। यह एक जीवाणु की संरचना है जिसको कि हम सेल भी कह सकते हैं। जैसे अमीबा होता है एक कोशिकीय, लेकिन अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में आता है, उसमें सुविकसित कोशिका अंगक तथा केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे यह प्रोकैरियोटिक जीवाणु प्रोकैरियोटिक में आता है। इसमें क्या है, यहाँ पे केंद्रक तथा उसके जो सेल ऑर्गन्स है वह इसमें स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह सारे के सारे पदार्थ इसके कोशिका के संगठनात्मक संरचना के द्वारा ही सभी मौलिक कार्य जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन जितनी भी हम बात करते हैं इसी के द्वारा संपन्न होती है। तो यह एक प्रोकैरियोटिक की संरचना।